शुरुआत हुई मेरी आईआईटी कानपुर से, मैंने बीटेक किया वहाँ से, फिर मैं आईपीएस में चला आया, फिर मुझ पर एफआईआर करा दिया गया, मैं 7-8 महीने जेल में रहा, बलात्कार का मुकदमा मुझ पे दर्ज हुआ, भ्रष्टाचार का मुकदमा मुझ पे दर्ज हुआ, देशद्रोह का मुकदमा मुझ पे दर्ज हुआ। योगी आदित्यनाथ जी इन्होंने स्वयं मेरी तारीफ, जो विपक्ष में रहता है उसको मैं बड़ा भला और प्यारा लगता हूँ। जब सपा की सरकार थी तो भाजपा वाले मेरे लिए बैटिंग कर रहे थे, आज भाजपा की सरकार में सपा वाले मुझे अच्छा कर रहे हैं। हमारी जितने भी आवाज निकलेगी, जब भी निकलेगी, अन्याय के खिलाफ निकलेगी। अपने भाग्य की कुंजी अपने पास रखिए। प्रधानमंत्री भी कोई होता है वो भी ऐसे हाथ जोड़े, ऐसे गर्दन झुकाए घूमता है, क्यों घूमता है? जी नमस्ते, आदाब, सब्बा खैर। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे चेहरे के पास जो हमेशा विवादों के घेरे में बने रहते हैं। जी आज हम बात कर रहे हैं 92 बैच के आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी से। जी सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है नाइन में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सर क्या बात होती है कि जो आप हमेशा विवादों के घेरे में रहते हैं? देखिए, मुझे ये सवाल कभी कभी लोग पूछते हैं और मुझे फिर राज कपूर का एक डायलॉग था, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है, संभवतः आवारा में उन्होंने कहा था कि मेरी सूरत ही कुछ ऐसी है। उन्होंने किसी ने कुछ पूछा तो उन्होंने कहा मेरी सूरत ही कुछ ऐसी है, उस फिल्म में कहा था। वे एक मुसीबत से दूसरे में फंसते गए और तमाम चीज़ें होती गईं। तो मुझे लगता है कि मेरी सूरत और सीरत में ही कुछ ऐसा है कि जैसे वो और किसी फिल्म का गाना है जिसमें जाना था रंगून पहुंच गए फला, तो मैं शुरुआत हुई मेरी आईआईटी कानपुर से, मैंने बीटेक किया वहाँ से मैकेनिकल में, फिर मैं आईपीएस में चला आया और फिर वहाँ से मैं कहाँ गया, फिर मैं बर्खास्त हो गया। मुझे सरकार ने पसंद नहीं किया, बर्खास्त कर दिया। उतना ही अंत नहीं हुआ, फिर मुझ पर एफआईआर करा दिया गया, मैं 7-8 महीने जेल में रहा। तो कोई ऐसी गली अभी तक के हिसाब से नहीं है। और भविष्य में जैसे खोपड़ी की कहानी है जिसमें कहा गया है कि खोपड़ी को कौन कौन से दिन देखने पड़ेंगे और अंत में उसका चूरा कर दिया गया, तो हुआ कि ये चूरा ही अंतिम है कि आगे भी कुछ होगा, तो ईश्वर जाने ईश्वर ने क्या रखा है। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा एक एडवेंचरस लाइफ रहा है और उससे बड़ी बात यह है कि जो कुछ भी मैंने माना, जिस बात पे को लेके मेरे मन में रहा कि यह चीज़ सही है, उसको लेके मैं बहुत लंबे समय से मैं उन चीज़ों को लेके अडिग रहा। उसका नुकसान मुझे झेलना पड़ा, हर तरह का कष्ट हुआ। बलात्कार का मुकदमा मुझ पे दर्ज हुआ, भ्रष्टाचार का मुकदमा मुझ पे दर्ज हुआ, देशद्रोह का मुकदमा मुझ पे दर्ज हुआ। कुछ दिन पहले वाराणसी के एक संदर्भ में मुझ पर एक महिला को आत्महत्या को मजबूर करने के लिए, वो भी एक कथित डॉन के साथ मिलकर, उसका मुकदमा हुआ, जेल गया। हर तरह के आरोपों से मुझ पर लगे। कई सारे तो विवेचना में गलत पाए गए, भ्रष्टाचार। जैसा कि सपा गवर्नमेंट में मान लीजिए बीजेपी में आपकी पैठ नहीं, या बीजेपी से नहीं पट रहा है आपका, लेकिन सपा में भी तो आप विवादों के घेरे में रहे, सपा गवर्नमेंट थी तब भी तो। देखिए, यह भी जो आपने एक बात कही, ये मैं पहले से भी देखता रहा। देखिए, जब शुरुआत की मेरी नौकरी थी तो मैं भी, चूंकि मैं कोई बहुत ऐसे कोई खानदान से नहीं था जिसके लिए मतलब हो कि मेरी नौकरी कोई मायने नहीं रखता। एक एवरेज प्लस खानदान से था, नौकरी मायने रखती थी, एक तरह से बड़ी नौकरी थी, तो मैं भी बचा के नौकरी शुरू में करता था। लेकिन उस समय भी इस बात पर मैं 19-20 का अंतर मैं कहता था, जो पॉलिटिकल लीडर्स आते थे उनसे कहता था कि मैं 19-20 का अंतर तो कर दूंगा। भाई, तुमने सत्ता हासिल किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, तो मेरा दायित्व है कि तुम्हारे प्रति 20 देख लूं, विपक्षी दल को 19 देख लूं, लेकिन मैं 10 और 20 नहीं कर पाऊंगा। मैं आंख जैसे कहते हैं कि जिंदा मक्खी निगल नहीं पाऊंगा, यह मैं कहता था। अब उस पर मैं शुरू की नौकरी बता रहा हूँ, जब मेरी 3 साल 4 साल की नौकरी थी, जिस गवर्नमेंट ने पोस्ट किया उस गवर्नमेंट से जुड़े सत्ता वाले मुझसे जल्दी तुरंत नाराज हो जाते थे, बोलते थे ये बेकार आदमी है। विपक्षी दल के नेता मेरी तारीफ शुरू कर देते थे कि साहब ये बड़ा अच्छा आदमी है, और मुझसे मिलते तो कहते थे कि साहब जब मेरी सरकार आएगी तब मैं आपको फला चीज कर दूंगा, फला चीज कर दूंगा। जब उनकी सरकार आती थी तो उनके तेवर बजाते थे, विपक्षी वाले मुझे पसंद करते थे। तो फिर मैं वही राज कपूर के इसमें आऊँगा कि कुछ न कुछ सूरत का ही खोट है। जब मुलायम सिंह जी की का एपिसोड हुआ, जिसको लेकर कई सारे लोग मुझे जानते हैं, उस बात को लेकर चर्चा करते हैं, जब उनका ऑडियो वाला मामला हुआ, अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने स्वयं मेरी तारीफ की, कई जगहों पे तारीफ की, मुझे बताया गया, मुझसे बातचीत हुई और कहा कि आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ईश्वर जाने, जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनको मेरी सूरत से क्या दिक्कत आने लगी। तो कुछ न कुछ तो मुझ में ही गड़बड़ी है कि जब जो विपक्ष में रहता है उसको मैं बड़ा भला और प्यारा लगता हूँ। और अब देखता हूँ, कुछ दिन पहले मैं एक टीवी डिबेट में था, वहाँ मैंने देखा समाजवादी पार्टी का एक नेता कह रहा था, साहब देखिए ये इतने अच्छे अफसर थे, इनको भाजपा वाले इतना तंग कर रहे हैं। तो मुझे 7-8 साल पहले की याद आ गई, जब भाजपा वाले कहते थे कि साहब ये इतना अच्छा अफसर था,
इसको सपा वाले तंग कर रहे हैं। तो मैं अच्छा हूँ कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन यह जब जरूर जान रहा हूँ कि जब सपा की सरकार थी तो भाजपा वाले मेरे लिए बैटिंग कर रहे थे, आज भाजपा की सरकार में सपा वाले मुझे अच्छा कर रहे हैं, तो गड़बड़ी तो मेरी ही मानी जाएगी। पिछले सर 2-3 दिनों से आप बनारस में हैं, कौन सा राजनीतिक ब्लास्ट करने वाले हैं? देखिए, एक चीज़ मैं साफ कह दूं, मुझे अपनी औकात को लेकर कोई गलतफहमी कभी नहीं रहती है। हम लोगों ने एक पॉलिटिकल पार्टी शुरू की है, आज़ाद अधिकार सेना। पार्टी के रूप में हम रजिस्टर करने का प्रयास कर रहे हैं, हम साथियों को जोड़ रहे हैं। हम विशेष करके हम उन लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं जो कहीं ना कहीं देश समाज के प्रति जिनके मन में चिंतन है, चिंता है। कहीं ना कहीं मैं पैदाइशी एक्टिविस्ट रहा, तो जो एक्टिविस्ट हैं कहीं ना कहीं विचारों को लेकर उद्वेलित रहते हैं, ऐसे साथियों को हम जोड़ रहे हैं, साथी जुड़ भी रहे हैं। पॉलिटिकली हम कोई बहुत रेलेवेंट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, इसको लेके मैं चिंतित बिल्कुल नहीं हूँ। हो सकता है कि हम कोई विशेष इम्पैक्ट नहीं कर पाए, यहीं फ्रिंज में पड़े रहें, उसका मुझे अफसोस नहीं होगा। मुझे अफसोस तब होगा जब मैं जो मुझे करना चाहिए वो मैं ना कर पाऊँ। मैं क्या इम्पैक्ट दे पाऊंगा इसको लेके मुझे कोई चिंता नहीं होती। जैसे आगामी 2024 चुनाव है, मैं कहीं ना कहीं से निश्चित चुनाव लड़ूंगा। वोट मुझे 10 आए तब भी मुझे अफसोस नहीं होगा, 50 आए। दूसरे कहेंगे कि देखिए बड़े नेता बन रहे थे 50 वोट पाए, वह कहेंगे। किस मुद्दे पे सर काम करेंगे? पहला मुद्दा क्या होगा आपका? किस मुद्दे पे लड़ाई लड़ेंगे आप? देखिए, हमारे मुद्दे जो हमने माना है, 3 ऐसे शब्द हैं जिनको मैं अपनी पार्टी के लिए ब्रह्म वाक्य और अपने लिए ब्रह्म वाक्य मानता हूं, जिनको लेके जिनके पीछे पीछे मैं अनुसरण करता हूं। पहला है अन्याय, दूसरा अत्याचार, तीसरा भ्रष्टाचार। इन तीनों का विरोध, इन तीनों को विरोध में मैं देखता हूं समय। अच्छा, ये भी मानता हूं, एक आपको दृष्टांत दूंगा। मैं यह मानता हूं कि कोई व्यक्ति परमानेंट आतताई भी नहीं हो सकता है, कोई व्यक्ति परमानेंट पीड़ित भी नहीं हो सकता है। प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल मैं और आप सभी देख चुके हैं। वह मोमेंट आप भी देखे हैं, हम भी देखे हैं, जब अतीक और उनके भाई के दोनों के हाथ में हथकड़ी बंधी हुई थी और दोनों बेसहारा थे। वो वास्तव में वो समय था जब वो बेसहारा थे, पुलिस चारों तरफ थी। उस असहाय अवस्था में पुलिस स्पॉन्सर्ड उनकी जब हत्या हुई, उस समय वह आतताई जिंदगी पर रहे होंगे, उस समय वह उत्पीड़ित थे। तो हमारा और उसका हमने विरोध किया। वह आप उनको सजाए मौत देते, हम उसमें उफ नहीं कहते, लेकिन आपको कोई व्यक्ति जिसके हाथ बंधे हैं, जो आपके साथ आपके उसमें आपके रहमो करम पे है, आप अपने आदमियों से उनकी हत्या करा दे रहे हैं और स्वांग रच रहे हैं कि मार दिया गया। क्या यह मानने की बात है कि उस तरह कोई व्यक्ति बिना सरकार के सह के नहीं के मार देगा? सर, वहाँ कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड भी तो किया गया है लापरवाही के मामले में। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि पुलिस वालों आप सस्पेंड नहीं, सस्पेंड किया अगर आप ईमानदार होते। एक और हत्या हुई जो पाल साहब की हुई, वो बहुत नृशंस हत्या थी। आपने कितनी कार्रवाई की, यहाँ खोजा, कुछ को मार डाला, कुछ को मार डाला, कई नाम निकाल लाए, जो अतीक की पत्नी तक वो आपने अभियुक्त बना दिया। इस जो अतीक और उसकी पत्नी की हत्या, उनके भाई की जो हत्या हुई, क्या यह मानने की बात है कि वही 3 लड़के को ये हत्या कर गए? चौथा नाम अगर अभी तक खोज के लाया हो सरकार ने, क्यों नहीं लाया? क्योंकि जब सरकार का खुद का चेहरा पीछे छिपा हुआ है तो किसको लेके आएंगे? वह अन्याय, ऐसे सभी अन्याय का अतीक जैसे व्यक्ति जिसको सब जानते और मानते स्वीकार करते हैं, चाहे किसी धर्म संप्रदाय के हों, कि उसे माफिया को माना जा रहा था, उसके मामले में भी जब अत्याचार होगा तो हमारी पार्टी उस मामले को भी उठाएगी। हमें कई लोगों ने कहा कि आप अतीक का मामला उठा रहे हैं। हमें इससे मतलब नहीं है कि वो अतीक क्या था, लेकिन उस मौके पे वो असहाय था, उस मौके पे वह किसी न किसी के रहमो करम पे था। तब जब अन्याय होगा हमारी पार्टी वहाँ खड़ी होगी। मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी पार्टी की बहुत अधिक सीमाएं हैं, चाह के भी। जैसे अशक्त व्यक्ति होता है, हम इस मामले में अशक्त हैं, संख्या बल कम है। अशक्त व्यक्ति हम देख रहे हैं गुनाह हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, कई बार संख्या बल ही नहीं है हमारे पास अभी। लेकिन हम जब हमारी जितनी भी आवाज़ निकलेगी, जब भी निकलेगी, अन्याय के खिलाफ निकलेगी और उस पर हम कायम रहेंगे। बनारस की जनता को क्या हमारी चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे सर? देखिए, मैं सिर्फ एक ही 2 बात कहूँगा। बुनियादी तौर पे पहला, हम अपने अधिकारों को समझें। अमिताभ, जैसे मुझसे कई लोग कहते हैं कभी कभी, वैसे तो मुझे निकट भविष्य में क्या दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि हम कोई सत्ता में पहुँच रहे हैं और कुछ सत्ता की मलाई चाट रहे हैं वगैरह वगैरह। हमें तो लग रहा है हम सड़क पर ही पिटते पिटाते ही दिखते हैं अपने आप को, कि कभी यहाँ पिटेंगे, कभी वहाँ पिटेंगे, इसके लात उसके लात, क्योंकि हम विरोध की राजनीति करते हैं, वही खाते पीते रहेंगे मारपीट।
लेकिन फिर भी कोई कहता है कि अगर आप सत्ता पा जाएंगे तो भाई आपने देखा केजरीवाल का हाल देखा, आप भी वही बनेंगे। मैं इस जगह यह कहूंगा कि अमिताभ ठाकुर क्या बनेगा, केजरीवाल क्या बनेंगे, इस पर ना जाओ। तुम्हारे क्या अधिकार हैं उस पर जाओ। कष्ट और तकलीफ ये हो जा रहा है कि तुम अपना भाग्य कभी मोदी जी पर दे रहे हो, कभी योगी जी पे दे रहे हो, कभी अखिलेश पे दे रहे हो, कभी अरविंद पर दे रहे हो। अपने भाग्य की कुंजी अपने पास रखिए। अपना वोट, अपना जो है अधिकार, वो आपको सारे अधिकार जितने, आप असहाय क्यों महसूस करते हैं? मैं वाराणसी के जनता हो, कहीं की जनता हो, मात्र कहूंगा कि आप असहाय क्यों महसूस करते हैं कि वो मैं क्या कर पाऊंगा? अरे आपका एक वोट जो उनकी औकात ये कर दे, कैसे ऐसे हाथ जोड़े घूमते हैं? राष्ट्रपति छोड़ दीजिए, वो तो संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री भी कोई होता है वो भी ऐसे हाथ जोड़े, ऐसे गर्दन झुकाए घूमता है। क्यों घूमता है? उस समय वो वास्तव में याचक है। तो जब तुम्हारे पास सबसे बड़ा अधिकार है वोट का, तो उस समय इसीलिए कि वो हमारी जाति का है, हमारे धर्म का है, क्यों देते हो? आप ईमानदारी से देखिए कि वो हमारा काम उस योग्य है कि नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ यह कहूंगा। और उसके अलावा दूसरे छोटे छोटे अधिकार, आपको किसी ने गाली गलौज दिया, आपको FIR का अधिकार है वैधानिक, आप अपना अधिकार समझिए। आपके घर में मौत हो गई, पॉक 11(1) होता है जिससे नामांतरण होता है, अधिकार है। लेखपाल कैसे उसमें गड़बड़ कर लेगा? आपको बिजली का कनेक्शन चाहिए, आप क्यों 10,000, 20,000, 25,000 घूस देंगे कनेक्शन के लिए? आपको अधिकार है। अपने अधिकारों को पहचानो। मैं सिर्फ और सिर्फ आप सभी साथियों से यही अनुरोध करूंगा कि आप मेरी तरफ A, B और C की तरफ न देखिए, अपने अधिकारों को समझिए, जानिए, पहचानिए। सर, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपको बुलडोजर से डर नहीं लगता? चीफ अतीक अहमद का आप नाम ले रहे थे, उनकी पार्टियां उनकी नाम लेने में परहेज करने लगी। आप बोल रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से डर नहीं लगता? देखिए, डर का प्रश्न इसीलिए नहीं है कि अगर मेरा घर गिर जाएगा तो मैं किसी और के यहाँ रहने लगूंगा। इतना ईश्वर की कृपा से मेरे अंदर एक बात आ गई है, अब उस घर के गिरने न गिरने को, घर को मैं अपना आखिरी वजूद अब नहीं मान रहा हूँ। मैं नहीं मान रहा हूँ घर है तभी मैं हूँ। मैं यह मान रहा हूँ, मैं इसमें किस्मत मानूंगा कि मेरा घर गिर जाएगा तो मैं किसी और घर में रहने लगूँ, किसी झोपड़ी में रहने लगूँ। मेरे लिए मिशन महत्वपूर्ण है, अपना घर महत्वपूर्ण नहीं। सर, हमारे साथ टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।